देखिए 1945 में जब दूसरा महायुद्ध ख़त्म हुआ तो बहुत बड़ा शॉक लगा था। सिर्फ डेवस्टेशन नहीं हुई थी, इकोनॉमिक उथल पुथल हो गया। कहीं ना कहीं चिंगारी फूट के एक बमबारी की तरह बन जाती थी। इंडिया अनफॉर्चुनेटली हर कुछ साल के बाद एक लड़ाई और एक हमले कन्फ्रंटेशन करनी पड़ी। पाकिस्तान के साथ 4, चाइना के साथ 1, अमेरिका ने बल्कि गन पॉइंट लगा के इन्हें वे जो यूएन को कहते थे, अगर वो कहते थे कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो यूएन सीधा बिल पास कर देता था। ये जब हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की, इनके बीच में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पुतिन इतना ज़्यादा एडमेंट क्यों है यूक्रेन को अपने कब्जे में वापस लेने के लिए? रशिया कहता है कि भाई ये हमारे घर की बात है, आपको क्या तकलीफ? और आपके तो प्रेसिडेंट ने खुद ही कहा है इफ यू निबल अ बिट आई हैव नो ऑब्जेक्शन। एक जगह जहाँ पे रशिया तो मानने से रहा, यूक्रेन भी रिटालिएट कर रहा है, चाहे फिर वो जिस भी तरह से करे। तो इसका कोई एंड है? ये दलदल है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। और अगर किसी बिग सिटी में चले गए तो गुरिल्ला वॉरफेयर हो जाए। यूक्रेनियंस देमसेल्व्स आर टायर्ड ऑफ दिस वॉर। सो हो सकता है 6 महीने 1 साल में कुछ शांति आ जाए उस जगह में। देखिए इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर हुई तो ये पहली वॉर होगी जो बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट एक रिटर्निंग गेस्ट है। इनके साथ में हमने पहले भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इन डेप्थ पॉडकास्ट किया था पाकिस्तान के बारे में। हमने डिकोड किया था उस पॉडकास्ट में पाकिस्तान को। इन गेस्ट का नाम है श्री राजीव डोगरा जी। राजीव डोगरा जी एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर इंडियन डिप्लोमैट है। वो रह चुके हैं भारत के एम्बेसडर टू रोमेनिया एंड इटली। इसी के साथ वो भारत के कॉन्सल जनरल भी थे टू कराची, पाकिस्तान। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं उनकी इस किताब वॉर टाइम के बारे में। आज जब आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आप आपके आसपास देखिए, इंटरनेशनली कितने सारे वॉर चल रहे हैं, कितने सारे जगहों पे आग लग चुकी है। आज इतनी सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में एक रेस में जुड़ी हुई है। सबको सबसे आगे निकलना है और इस रेस के अंत में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, पर ज़रूर एक संभावना है न्यूक्लियर वॉर की। पर न्यूक्लियर वॉर कितना ज़्यादा सच है? क्या ये हमारे वर्ल्ड की एक रियलिटी है? जो आज वॉर्स हो रहे हैं, इनका अंत न्यूक्लियर वॉर्स में हो सकता है? इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हमने इनवाइट किया राजीव डोगरा सर को। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और जियोपॉलिटिक्स के बारे में। इनफैक्ट आपको ये भी पता चलेगा कि जब कहीं पे आग लगती है तो जो हमारे डिप्लोमैट्स होते हैं वो उस आग को किस तरह से बुझाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते, जय हिंद सर। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द शो। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आने से, और देखते हैं कैसे वार्तालाप होता है। जी सर। सर, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो करेंटली वर्ल्ड में बहुत सारे जगहों पे आग लगी हुई है। भारत के पास में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आग लगी हुई है। पाकिस्तान के साथ में हमें पता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। चाइना के अपने ही पता नहीं कितने देशों के साथ पंगे ले रखे हैं उसने। बॉर्डर्स वो जितनों के साथ शेयर करता है उससे डबल कंट्रीज़ के साथ पंगे ले रखा है। यूएस, बहुत सारे लोग कहते हैं एक डिक्लाइनिंग पावर है, बट देन अगेन क्योंकि वो इतना बड़ा पावर है कि वो जितना ज़्यादा ऊंचा गया है उतना ही अगर गिरेगा तो ज़ोर से गिरेगा और साथ में बहुत लोगों को लेके गिरेगा। इज़राइल के पंगे शुरू है हमास के साथ में, ईरान उनके साथ में टकरा रहा है। एट द सेम टाइम रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और आपकी बुक आपने लिखी थी वॉर टाइम, द वर्ल्ड इन डेंजर। आपने कुछ साल पहले लिखी थी, आई थिंक 2020 में, 2022 में। 2 साल में बुक में जो चीज़ें लिखी थी कई सारी चीज़ें सच भी हो गई, जैसे जो आपने यूक्रेन वर्सेस रशिया वाली बात कही थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट सर, फर्स्टली आई वांट टू नो फ्रॉम यू, एक थोड़ा आप लोगों को जो कि शायद अंडर द स्टोन थे, उन्हें एक जियोपॉलिटिकल मैप दे दीजिए कि दुनिया में इस वक्त कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देखिए 1945 में जब दूसरा महायुद्ध ख़त्म हुआ तो बहुत बड़ा शॉक लगा था।
पहली बात तो ये थी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे वो एशियन कंट्री में गिरे थे, यूरोप में नहीं गिरे थे। यूरोप में भी डिवास्टेशन हुई पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज़ हुए। दूसरी बात ये थी कि सिर्फ डिवास्टेशन नहीं हुई थी, इकोनॉमिक उथल पुथल हो गया था कि एकदम जैसे 30s जो कहते थे कि एरा ऑफ प्लेंटी, वो एरा ऑफ प्लेंटी से एरा ऑफ शॉर्टेज हो गई थी। लोगों ने बहुत सफ़र किया। तो 45 के बाद यूरोपियंस ने कहा नेवर अगेन कि हमारे यहाँ युद्ध नहीं होगा। दूसरा, एक मार्शल प्लान शुरू की अमेरिका ने, जिससे मैसिव फंड्स ट्रांसफ़र किए यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं इस 70s 80s में। इट वाज द एज ऑफ प्लेंटी इन यूरोप, और युद्ध नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। चाहे देशों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर बाय एंड लार्ज यूरोप में शांति ही रही। यूगोस्लाविया के जब टुकड़े टुकड़े हुए और सर्बिया से जब कोसोवो हटा, अलग हुआ, तो तब लोकल लड़ाई हुई, ज़रूर हुई, पर वो लोकलाइज अफेयर थी, चाहे उसमें अमेरिका और रशिया दोनों ने पार्टिसिपेट किया। पर बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो यूरोप शांत था। उसके बनिस्बत एशिया में शुरू से ही, कोरियन वॉर आप ले लीजिए, शुरू से ही झगड़े शुरू होने शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर वियतनाम हुआ, कंबोडिया आ गया लपेट में, लाओस में अलग से था। तो मतलब एक के बाद एक आप देखते थे कहीं ना कहीं चिंगारी फूट के एक बमबारी की तरह बन जाती थी। इंडिया अनफॉर्चुनेटली हर कुछ साल के बाद एक लड़ाई और एक हमले कन्फ्रंटेशन करनी पड़ी। पाकिस्तान के साथ 4, चाइना के साथ 1। तो ऐसा लगता था कि एक एशिया जो है या तो वो टेस्ट ग्राउंड बन गया है नए डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का, जो अमेरिका को सूट करता है, और दूसरी बात ये थी कि वेस्ट से यहाँ जो हो रहा है उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो दूर से देख रहे हैं। तो ये कंफर्ट चलता रहा काफ़ी देर। इवन इन इराक वॉर, जहाँ नेटो फोर्सेस एक्सेप्शनली लगे, क्योंकि नेटो का मैंडेट नहीं था कि लड़ाई वो अपने एरिया से बाहर करे। अफ़गानिस्तान में गए नेटो, फिर उन्होंने यूएन की सपोर्ट ली अमेरिका ने बल्कि गन पॉइंट लगा के इन्हें वे जो यूएन को कहते थे, अगर वो कहते थे कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो यूएन सीधा बिल पास कर देता था। तो एक ऐसा समय बना कि जिससे ये लगता था कि ये जो सिंगल पावर डोमिनेशन है, ये एक रूल्स ऑफ बिहेवियर सेट कर रहे हैं जिसमें जो इसको मनपसंद होता है वो वही बात होनी चाहिए। अगर वो बात नहीं हो रही है तो फिर लड़ाई के चांसेस बढ़ते हैं। पर ये जो कंफर्ट था कि यूरोप बचा रहेगा, ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं किया, और इसीलिए जिसका आपने जिक्र किया रशिया यूक्रेन वॉर का, वो दैट हैज़ ब्रॉट वॉर टू देयर होम, राइट, एंड इट हैज़ हैड, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट भी हुआ है उनकी इकोनॉमीज़ पे, चाहे वो जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, या फ्रांस हो, या इटली हो, और वे ऑफ लाइफ पे, क्योंकि जैसे ही रिफ्यूजी इनफ्लो होता है तो डिसरप्शन तो आती है सोसाइटी में। एज इट इज़ अफ्रीका से जो माइग्रेशन हो रही थी, ऑलमोस्ट अलार्मिंगली लार्ज नंबर्स आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें मिलके एक वो कल्चरल मिसट्रस्ट आना शुरू हुआ
जो पहले ये था कि हम या मल्टीकल्चरल सोसाइटी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अब वो मज़ा ख़त्म हो गया था। अब सस्पिशन शुरू हो गई थी। और दूसरा ये है घबराहट कि भाई अगर हमारे सोर्सेज ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हों, जैसे एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम रशिया जो चीप थे, उसकी जगह अगर हम अमेरिका से मंगवाएं तो दुगने दाम होंगे, तो हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, और वो शुरू हो गया असर। तो यूरोप के लिए ये काफ़ी सेंसिटिव टाइम बन गया है कि जहाँ अब वो वापस भी नहीं जा सकता टू रिट्रीट इनटू इट्स शेल, क्योंकि एक बार कमिटमेंट हो गई है। और दूसरा करे तो क्या करे, क्योंकि रशिया तो हार नहीं रहा है, और यूक्रेन के सिटीजन्स जो हैं उनको खुद डाउट है कि ये जो प्रेसिडेंट जो कर रहा है, ज़ेलेंस्की जो कर रहा है, वो ठीक है या नहीं है। तो कई कई चैलेंजेस हैं उस चीज़ के ऊपर। जहाँ तक एशिया का सवाल है, वो इज़राइल हमास की लड़ाई तो है ही, पर इज़राइल हमास से अब इज़राइल लेबनान की लड़ाई हो रही है। इज़राइल ईरान की कभी भी हो सकती है, सीरिया भी उसमें कूद पड़ सकता है। तो एशिया जो ऑलमोस्ट थ्रू आउट 45 फॉर्मेट में रहा था और झगड़े की स्थिति में रहा था, वंस अगेन एक बार फिर वो ऐसे स्थिति में, वो ऐसे दौर पे पहुंच गया है कि जिसमें ये लगता है कि ये अगर ये बंद नहीं हुई इज़राइल वाली लड़ाई, तो ये जो आग है ये और देशों को भी झुलस सकती है। पर सर, ये जब हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की, इनके बीच में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पुतिन इतना ज़्यादा एडमेंट क्यों है यूक्रेन को अपने कब्जे में वापस लेने के लिए? क्योंकि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो सब अलग अलग हो गए। नाउ व्हाट इज़ द नीड कि वापस से यूक्रेन को लेके आया जाए या यूक्रेन के कुछ पार्ट्स को वापस ले लिया जाए? देखिए, बात शुरू हुई थी जब सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि हम 15 भाग में बांटेंगे अपने आप को। वो सोवियत यूनियन का डिसीजन था, किसी ने फोर्स नहीं किया था। क्यों किया, क्या फ़ायदा हुआ, इसके ऊपर बहुत सवालिया निशान हैं। और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर आपको करना भी था तो एशियन पार्ट को हटाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट था और उनको एडमिनिस्टर करना, मॉनिटर करना ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो यूरोपियन पार्ट जो ट्रेडिशनली कल्चरली आपके साथ था, उसको आपने क्यों हटाया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, तो यह हमेशा खटकता था। और इसीलिए जब ईस्ट यूरोप डेमोक्रेसी की तरफ आया, कम्युनिज्म छोड़ के, और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अमेरिका और रशिया के बीच में कि भाई हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो की, ताकि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि आप अपने हथियार पूरे रखने शुरू कर दें। कहीं ऐसा वो रिटन कम्युनिकेशन जो है, ऐसी कोई फर्म डिक्लेरेशन नहीं थी, पर जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर ओवर द इयर्स नेटो ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि रशिया को ख़तरा लगने लगा कि भाई अगर ये इसी तरह करते रहे तो हमारा जो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल हमारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे नेटो वाले, एंड इट बिकम्स डेंजरस। जैसे क्यूबा क्राइसिस में 62 में हुआ था, अमेरिका को क्या तकलीफ थी कि भाई वो रशियन मिसाइल्स वहाँ लगने वाली हैं, सोवियत मिसाइल्स। तो अगर अमेरिका को वो 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर जो भी उनका आपस में फासला है, उस फासले से मुश्किल थी, तो यहाँ तो उनके बॉर्डर पे आप पहुँच रहे हैं। तो
रशिया ने तब भी कहा कि आप ये ना करिए। तभी और दूसरी चीज़ ये है कि 2014 में जब वो रशिया फ्रेंडली प्रेसिडेंट था तो अमेरिका इंस्पायर्ड डेमोन्स्ट्रेशन हुई, उसको निकाल दिया गया और एक अमेरिकन फ्रेंडली प्रेसिडेंट को इंस्टॉल किया गया। तब जाके रशिया ने क्राइमिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि रशिया हैज़ ए रोल इन यूक्रेन बिकॉज इट वाज द हार्ट ऑफ रशिया सिविलाइजेशनली फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर जनवरी में बाइडेन ने 2 स्टेटमेंट्स दी। बेसिकली उनका मैसेज यही था कि इफ़ यू निबल अ बिट, थोड़ा सा ले लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रशिया थॉट कि इसने एक क्लियर हिंट दिया है, तो लेट अस एटलीस्ट टेक द रशियन स्पीकिंग पार्ट ऑफ यूक्रेन, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। गलती उसमें ये हुई कि वो बेलारूस साइड से, मतलब नॉर्थ से आए, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू टेक कीव, व्हिच इज अ रॉन्ग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इफ यू स्टार्ट विद गोइंग इनटू अ सिटी, बिग सिटी, देन यू रिस्क गुरिल्ला वॉरफेयर। सो जब ये शुरू हुआ तो नेटो कंट्रीज़ ने रिएक्ट किया, स्पेशली यूएसए ने, कि भाई अगर ये कर रहा है और कीव को ले लेगा, तो इसने तो वो रिवर्स कर दिया वो मॉडल। तो दैट स्टार्टेड द रेजिस्टेंस फ्रॉम नेटो कंट्रीज, इंक्लूडिंग द बिगिनिंग ऑफ द आर्म्स सप्लाईज एंड एमिनेशन सो ऑन। रशिया कहता है कि भाई ये हमारे घर की बात है, आपको क्या तकलीफ है? और आपके तो प्रेसिडेंट ने खुद ही कहा है, इफ यू निबल अ बिट आई हैव नो ऑब्जेक्शन। वो कह के अब आप हमारे पीछे पड़ गए हो। सो बेसिक इशू इज वन ऑफ मिसट्रस्ट इन ईच अदर एंड वन ऑल्सो एक ये भी बात है कि हिस्टोरिकली ऑर्थोडॉक्स रशिया और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ऑफ वेस्ट, दे हैव नॉट रिकनसाइल्ड टू देयर सेपरेशन। 1000 साल वो एक दूसरे से बोले नहीं थे इन द रिलीजियस सेंस। कोई 1974 या ऐसे कुछ जाके उनकी रिकॉन्सिलेशन हुई। तो एक तो ये पार्ट था, और दूसरा जो डिफेंस एंगल मैंने स्ट्रेटेजिक एंगल बताया है वो था। थोड़ा सा ये भी है कि अमेरिकन थिंक टैंक्स में, मैंने इसमें वॉर टाइम में बताया भी है, काफ़ी देर से कह रहे थे कि आर एम शुड बी द फर्दर डिवीजन ऑफ रशिया। तो ये बात छुपी तो नहीं रह सकती। अगर कोई डाउट है तो मेरी किताब पढ़ लो भाई। तो जब आप खुलेआम ये बात कर रहे हैं अमेरिकन थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो दूसरी कंट्री के भी कान खड़े हो जाएंगे कि भाई ये तो हमारे पीछे पड़ गए, तो कुछ हमको काउंटर ऑफेंसिव मेजर ढूंढना पड़ेगा। उसका नतीजा ये हुआ है जो अब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। राइट। बट आपको लगता है इस युद्ध का कोई अंत है, कोई कंक्लूजन है? क्योंकि एक जगह जहाँ पे रशिया तो मानने से रहा, यूक्रेन भी रिटालिएट कर रहा है, चाहे फिर वो जिस भी तरह से करे, तो इसका कोई एंड है? नहीं, हर वॉर का एंड होता है, हर वॉर का एंड। क्योंकि जब इसका बिगिनिंग भी हुआ था तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बात की थी कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, बट वो 1 साल से तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया। अगर आप फरवरी 22 के करीब शुरू हुआ था ना, अगर उस टाइम के टेलीविज़न डिस्कशंस, पैनल डिस्कशंस देखें, तो मैंने हमेशा यही कहा था कि ये दलदल है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, और अगर किसी बिग सिटी में चले गए तो गुरिल्ला वॉरफेयर हो जाएगा। तो इसको प्रेडिक्ट करना कि इतनी देर चलेगी या उतनी देर चलेगी, ये ठीक बात नहीं है। मतलब इट्स नॉट द राइट अप्रोच। इट इज़ देयर फॉर द लॉन्ग हॉल और टाइम लगेगा। वही हुआ
पर अब ये स्थिति आ गई है कि लग रहा है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि इससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, और अमेरिका भी थक गया है। दूसरा ये है कि अमेरिकन इलेक्शंस सर पे आ गए हैं, तो बाइडन ने जो अपना बीड़ा उठाया था उसके ऊपर सवालिया निशान शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है ये सब मिला के एक मैसेज जाए यूक्रेन को कि भाई तुम अकेले पड़ जाओगे अगर इसी तरह करते रहे। पढ़ तो गए हैं वो अकेले, क्योंकि ना तो उन्हें नेटो में जगह मिली, ना यूरोपियन यूनियन में जगह मिली। वो तो फंस गया बेचारा। नहीं, फंस नहीं गया वो, उसकी असेसमेंट गलत थी कि वहाँ जगह मिल जाएगी। दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं होने वाला था। आर्मामेंट सप्लाई अभी भी चल रही है, पर फंस इस तरह गया है कि चाहे उसके पास वेस्टर्न मर्सनरीज भी हैं कि रशियन एबिलिटी टू रीग्रुप एंड री अटैक इज ट्रिमेंडस। राइट, नेपोलियन faced that, Hitler faced that. In fact, Russia saved West from Hitler's fury by absorbing all the shocks. It faced the maximum number of deaths. So Russia is used to sacrifice, and they have done the necessary sacrifice in this war against Ukraine, and now it seems to have the upper hand, despite all the armaments that USA and others have given to Ukraine. तो अब लगता है कि unless something drastic happens, and that is unlikely to happen on ground because Ukrainians themselves are tired of this war. So हो सकता है 6 महीने 1 साल में कुछ शांति आ जाए उस जगह पे। बट सर, एक वॉर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मतलब एक राइजिंग पावर है और एक डिक्लाइनिंग हेजेमन है, उनके बीच में इज इट नेसेसरी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक वॉर में एंड अप करेगा ही? देखिए, अगर हिस्ट्री 500 साल की जाए तो 15 टाइम्स सुपर पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम वाज चैलेंज्ड. 12 times it resulted in a war, and in most of those cases it resulted in the overthrow of that particular superpower and assumption of that title by the challenger. तो वो वॉर की स्थिति में क्या होता है, कैसे होता है, ये कहना मुश्किल है. राइट. पर मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर है. रीजंस क्या है इसके पीछे? देखिए, अमेरिका इज टू बिग टू फेल जस्ट नाउ because it controls most of the major defense production industries of the world. Second, it has a sufficiently large base of manpower. Third, it has experience of fighting wars in a number of zones, which many other countries do not have. So to say that America's 20 plus trillion economy will decline suddenly, I don't think it is the correct reading of the situation. Right. The other thing is that America has a number of well-endowed allies, which no other country in the world has. So Europe, the West Europe, जब भी अमेरिका कहे वो इसके साथ वो तो कपल्ड इकोनॉमीज है, वो जो अमेरिका कहेगा वो करेगा, जी हजूर करके मिल जाएंगे. In comparison, let's take the case of China. China also has about $17 trillion worth of economy. But China is as a solo whistle in the world. क्योंकि रशिया तो अभी मतलब ठीक है, they have become allies, but it cannot be an American sort of kind of a system that China can engineer. Right. तो इतनी जल्दी चाइना चैलेंज नहीं कर सकता है. हो सकता है डाउन द ईयर्स इफ इट स्टेबलाइजेज इट्स ओन इकोनॉमी एंड गेट्स सम एलाइज, देन इट माइट, बट एज ऑफ द मोमेंट नो. सर, जैसे एक क्लासरूम में जो लास्ट बेंचर्स होते हैं
जो हमेशा मस्तीखोर रहते हैं एंड जो क्लास के इरिटेंट्स होते हैं, उसी तरह से चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये पांचों शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लास्ट बेंचर्स है, और इनके बीच में एक नेक्सस भी बनता जा रहा है. हाउ डू यू सी दैट कि मतलब फ्यूचर में क्या, मतलब क्या मस्ती करने वाले ये देश? ये लास्ट बेंचेस वाली जो आपने सिमली दी, बड़ी इंटरेस्टिंग है और लगता भी है, वास्तविकता भी यही है. या और इसको एक्सट्रीम फॉर्म में कहें कि ये अलायंस जो है ये डेंजरस दादास की है. तो मतलब गुंडे लोग जो हैं वो मिलके टेरराइज कर सकते हैं दुनिया को. अभी तक उस फॉर्म में नहीं पहुंची है स्थिति, पर पहुंच सकती है. तो अगर वो हो तो पहला तो अटैक होगा कि हम अपना जो रूल्स ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर है इसको हम चेंज करेंगे. और अब जो हैं वो रूल्स हम अपने तरीके से बनाएंगे. तो इसमें कितना बाकी देशों को फ़ायदा होगा, बाकी देश इससे एग्री करेंगे, that is difficult to say because it depends on the kind of rules they frame. Right. But अगर ये ascendant हो जाए और अमेरिका नंबर 2 स्पॉट पे आ जाए या 1.5 स्पॉट पे आ जाए, तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं लगती है. क्योंकि आप देखें नॉर्थ कोरिया और ईरान एंड टू सम एक्सटेंट सीरिया ऑल्सो, दे आर नॉट एग्जैक्टली हैप्पी स्टेट्स इन दैट सेंस. कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनमें. तो लेट्स होप उस द सिचुएशन इज नॉट ऑन द ब्रिंक. राइट. बट देन इनके बीच में जैसे चाइना और रशिया हो गए, अब ड्रैगन बेयर फ्रेंडशिप इसे कहा जाता है, पर चाइना रशिया के कुछ जो जोग्राफिकल लोकेशंस है उनको अपने मैप में बताता है, एंड रशिया भी हेजिटेट नहीं करता ये बोलने से पहले कि चाइना अगर ऐसी हरकत करता है तो हम न्यूक्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये फ्रेंडशिप है या फ्रेनिमिटी है, मतलब क्या है ये? नहीं, एट द मोमेंट तो फ्रेंडशिप है, क्योंकि रशिया को चाइनीज सपोर्ट चाहिए, नॉर्थ कोरिया की भी सपोर्ट चाहिए इन सप्लाई ऑफ आर्ममेंट्स, बट चाइना को डाइवर्स तरीके से सपोर्ट चाहिए, रशिया को चाइना की. सो अभी वो जो अपने झगड़े हैं वो अंडर द कारपेट किए हुए हैं उन्होंने, पर कभी ना कभी तो उभरेंगे. क्योंकि दोज इश्यूज आर फंडामेंटल. और रशिया को ये भी डर है कि जो ईस्टर्न साइड है इसकी, जो मिनरल रिच है, रिसोर्स रिच है, उसके ऊपर चाइना ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है पॉपुलेशन की, अपने अन चाइनीज बेच के. तो ओवर द ईयर्स अगर वो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, देन इट इज़ हार्मफुल टू रशिया ऑल्सो. तो है लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं दोनों. आई वुड से एट द मोमेंट इट इज़ स्ट्रेटेजिक पेशेंस बिटवीन द टू. राइट. बट डू यू थिंक कि जो नेक्स्ट, अब इतने सारे जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि अलग अलग जगहों पे आग लगी है, अलग अलग जगहों पे वॉर चल रही है, डू यू थिंक द नेक्स्ट बिग वॉर वो एशिया में होगा? क्योंकि बांग्लादेश हमें पता है क्या हो गया है वहाँ पे, एंड जो 2020 का कुछ डेटा मुझे मिला था उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 10 स्पेंडर्स थे इन डिफेंस, उसमें 3 कंट्रीज थी जो एशिया से थी, इंडिया, जापान एंड चाइना. और पाकिस्तान भी ज़्यादा पीछे नहीं है, वो भी लिस्ट में टॉप 10 में तो नहीं है बट नीचे है, पास में ही है. डू यू थिंक कि जो नेक्स्ट बिग वॉर है वो एशिया में लड़ा जाएगा? देखिए, इसी के ऊपर वॉर टाइम आधारित है जो मेरी किताब है, और काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी एनालाइज करके सिचुएशन बड़े देशों की, चाहे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो, वो करके उनकी लीडरशिप पोजीशंस की पॉलिसीज़ देख के, तो फिर जाके मैंने रुख किया था कि लड़ाई जब होगी, वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुई तो कैसी होगी, क्या डायमेंशंस होंगे, न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी. तो ये सब करके मेरे को ये लगा
कि चांसेस हैं कि एशियन थिएटर में ही शुरू होगी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके सर, अपनी एक बुक में क्रिस्टोफर जॉय का एक मॉडल ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी बात की है। उसके अकॉर्डिंग आपने बताया है कि जो नेक्स्ट डेकेड है उसमें यूएस एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस आर 46%, बिटवीन यूएस एंड रशिया 30%, बिटवीन चाइना एंड रशिया 44%, बिटवीन चाइना एंड जापान 46%, बिटवीन चाइना एंड इंडिया द हाईएस्ट 55%। इसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि एशियन थिएटर में जो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। ना सिर्फ चाइना इंडिया वाली बात जो हाईएस्ट रिस्क है, बट जो भी आपने बाकी पढ़े हैं उनमें एक पार्टिसिपेंट तो एशिया का है ही। करेक्ट। तो एशिया में वॉर होना अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंड माय फीलिंग, मेरी जो अपनी अंदेशा है, तो एशिया में वॉर होना वो लग रहा है कि वास्तविकता उधर की तरफ ही हमको ले जा रही है। कब होगी ये मैंने नहीं लिखा है, पर अगर वर्ल्ड वॉर हुई, अगर लार्ज डायमेंशन की वॉर हुई तो एशिया जरूर इन्वॉल्व होगा। राइट सर, आपने उसमें एक चीज़ लिखी है कि नेक्स्ट 10 सालों में चाइना और इंडिया के बीच में अगर वॉर होता है तो उसके चांसेस आर लाइक 22% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, जो कि छोटा परसेंटेज नहीं है। 22% इज स्टिल अ बिग नंबर। तो अगर चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर होता है, जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, स्केल क्या हो सकता है उसका, एंड इसका कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, मतलब कहाँ से शुरू होगा और किस रीज़न से शुरू होगा? देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर हुई तो ये पहली वॉर होगी जो बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स के बीच में होगी। जो जापान का दूसरे विश्व युद्ध का मैंने एग्जांपल दिया, जापान वाज नॉट अ न्यूक्लियर पावर, इट वाज वन न्यूक्लियर पावर अटैकिंग ए नॉन न्यूक्लियर पावर। सिमिलरली अभी रशिया यूक्रेन है, इसराइल हमास में, इसराइल तो खैर डिक्लेयर्ड नहीं है एज न्यूक्लियर पावर, चाहे देयर आर स्पेकुलेशंस, बट रशिया यूक्रेन में रशिया इज द न्यूक्लियर पावर एंड विल बी, इफ इट चूजेस टू अटैक, इट विल बी अटैकिंग ए नॉन न्यूक्लियर पावर। इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान अगर वॉर हुई तो इट विल बी बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर। राइट। और उसमें ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी वाइड रेंजिंग हैं कि कितनी कैपेसिटी का या इंटेंसिटी का न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ होगा, एंड वाई जंप टू दैट लेवल। आजकल टेक्टिकल वेपन्स भी हैं, तो क्या पहले टेक्टिकल वेपन्स यूज़ करेंगे, अगर उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिला फिर ग्रेजुएट करेंगे टू न्यूक्लियर वेपन, प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन। तो जब भी वॉर हुई, क्योंकि पहले भी स्केयर आ चुकी हैं, ये पहला स्केयर नहीं है इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर में, रिजल्ट्स वुड बी कैटास्ट्रॉफिक, बिकॉज मैंने जो इसमें कैलकुलेट किया है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल कुड बी अफेक्टेड, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द एक्सप्लोजन, उसका जो क्लाउड है वो इतना स्प्रेड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर जनरेशंस कुड बी अफेक्टेड, चिल्ड्रन, अनबॉर्न चिल्ड्रन, about to be born children, their health would be affected, and people who are already living, they will also have some kind of an adverse impact. Right. So एक तो ये है कि the chances of nuclear war affecting the direction of war between two hostile neighbors, be it India China or India Pakistan, increase by that much. Okay. So हम कल जब इंग्लिश पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे तो मैंने आपसे एक वो बात कही थी, द 6 वॉर्स दैट चाइना हैज़ टू फाइट, वो एक पेपर आया था एंड उसमें लिखा गया था कि जो पहले 2-3 वॉर्स थे वो तो चाइना लड़ चुका है ऑलमोस्ट, जो अगला हो सकता है आइदर इट विल बी ताइवान और इंडिया, और आपने कहा था कि ताइवान के चांसेस कम है, इंडिया के साथ ही होगा। वो एक बार आप रिले कर सकते हैं हमारी हिंदी ऑडियंसेस के लिए कि क्यों इंडिया होगा? देखिए, ताइवान दुनिया के काफ़ी देशों ने आगे ही घुटने टिका दिए हैं कि वो वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं।
whether that is a correct interpretation of the issue, Yeah. उसके ऊपर सवालिया निशान लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन अब उससे काफ़ी दूर आ गई है दुनिया. सो वन चाइना पॉलिसी में ताइवान को मर्ज हो जाना चाहिए चाइना के साथ, ये तो गिवन समझा जाता है. पर ताइवान से अगर पूछा जाए, वो कहेंगे कि हम तो कभी चाइना के पार्ट नहीं थे, वी वर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. हमारे इंडिजिनस लोग थे, चाइना के चांगकाई शेक एंड अदर्स, वो लोग आए, हमने उनको रेफ्यूज दिया. पर वो तो 40 में आए थे ना, उससे पहले तो नहीं थे यहाँ चाइनीज. तो ये क्यों हमको बिना वजह अपने देश का हिस्सा बना रहे हैं? तो इस तरह छोटी छोटी बात करके अगर लड़ाई हुई, तो पहला तो ये है ताइवान आइलैंड है. तो जितनी मर्जी बमबारी कर ले चाइना, द फैक्ट इज दैट इवेंचुअली इट विल हैव टू लैंड ट्रूप्स ऑन ग्राउंड. एक तो तब रेजिस्टेंस होगी. वो उससे पहले जो एम्फीबियस शिप्स हैं और लैंडिंग शिप्स हैं, उनको जब डॉक करने की कोशिश करेगी, तो ताइवान की तो बैटरीज ऑफ मिसाइल्स हैं एंटिसिपेटिंग ये वाला इवेंट. तो उसके लिए लॉसेस ह्यूमन टर्म्स में बहुत हो सकते हैं चाइना के लिए. एंड दैट रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो गिव नोटिस पीरियड टू ताइवान्स allies लाइक अमेरिका वगैरह to send their reinforcements. So then it becomes a larger issue. Second, once they get into Taiwan, it does not mean कि immediately आके उन्होंने ताइपे में आके अपना झंडा फहरा दिया. Along the way, guerrilla resistance होगी. उसमें क्या results होंगे, it is not easy to say. But the short point of it is that it is unlikely that it will be a swift war operation. It could drag on. फिर आपका सवाल जो है इंडिया की तरफ है कि इंडिया क्यों. देखिए, इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी सोचा था कि इंडिया क्यों. अगर कोई देश मदद करना भी चाहे वॉर सिचुएशन में, तो जब तक वो एक्लेमेटाइज होंगे उनके ट्रूप्स, लेट्स टेक द केस ऑफ अमेरिका, वो भेजेंगे, पहले 10,000 फीट पे जाएंगे, वहाँ 3-4 दिन आराम करेंगे, फिर जाके 14,000 फीट पे, फिर जाके 16 या 18 जहाँ पे भी है एक्शन हो रहा है वहाँ जाएंगे. वहाँ पे भी इमीडिएटली वो वॉर एफर्ट पे नहीं आ सकते. तो अगर 8-10 दिन इसी में लग गए, तब तक तो वॉर ख़त्म भी हो सकती है. तो इंडिया चाइना वॉर that way becomes more probable because of the physical inability of other countries to come to help at short notice. Right. सर, आपने बुक में एक चीज़ लिखी थी रिगार्डिंग चाइना एंड यूएस. एज एन ascendant power, China chafes at the rules of existing order. This again is typical in an evolving contest, and it invariably happens when a rising power gains ground on an established power. अब इन द रिसेंट पास्ट हमने देखा ही है कि चाइना एंड यूएस के बीच में टसल्स तो शुरू रहते हैं. भले ही वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बट वॉर ऑफ वर्ड्स हमेशा होता है, डिप्लोमेटिक वॉर्स हमेशा होते हैं. ताइवान को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट बीच में हो गया था उनका. एंड जनरल मिली ने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में लिखा था, अमेरिका इज़ नॉट रेडी फॉर अ वॉर विद चाइना. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इन दोनों देशों के बीच में, अगर अमेरिका खुद ही अग्री कर रहा है कि हम रेडी नहीं हैं वॉर के लिए चाइना के साथ? और आपने कल भी ब्रीफली इस पॉइंट पे टच भी किया था. व्हाट विल बी द लॉन्गर रन गेम यहाँ पे, कि फ्यूचर क्या है इन दोनों ही देशों का? You see, this is Taiwan's defensive posture and its defense retaliation, defense measures multiplied many times over. क्योंकि अमेरिका और चाइना का बॉर्डर तो नहीं लिंक्ड है ना. तो अगर अमेरिका एक युद्ध में आता है और अपने शिप्स लैंड करने की कोशिश करता है या लड़ाई शुरू करता है,
तो चाइना को ये एडवांटेज है कि उसका होम ग्राउंड यूज़ Right. होगा और जो उसकी लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ हैं वो स्ट्रेच नहीं होंगी, जबकि अमेरिका विल हैव टू मेंटेन लॉजिस्टिक्स सप्लाई फॉर ऑल Correct. दीज नंबर ऑफ शिप्स एंड ट्रूप्स. सो एक तो डिसएडवांटेज वो हो गया. दूसरा, चाइना इज़ नॉट फार बिहाइंड अमेरिका इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. In fact, it may have a little march in some areas. America is still formidable as a military power, but it will have the disadvantage that it is fighting so far away from its homeland. So, America needs some support if it goes to war with China. And at the moment, that support is not assured. Let's see how it goes. राइट. बट सर, इज दिस अ न्यू कोल्ड वॉर? जिस तरह से पहले यूएस और रशिया के बीच में हो रहा था, चाइना और यूएस के बीच में भी सेम चीज़ हो रही है? देखिए, कोल्ड वॉर उस टाइम इसलिए थी कि दे वर टू आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस. अभी भी तो वही है ना सर, टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज. नो, देयर इज अ डिफरेंस. ओके. सो लेट्स पहले सोवियत और अमेरिका का करो. एक कम्युनिज्म था, एक कैपिटलिज्म था, एंड दे वर रियली इन अ बैटल टू विन बाय डिफीटिंग द अदर. तो जब वो ख़त्म हुई तो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मीनवाइल चाइना जो है इज़ नॉट द क्लासिकल मॉडल ऑफ कम्युनिज्म. इट इज़ ए हाइब्रिड काइंड ऑफ ए थिंग. Yes, its leaders are control freaks, but that alone does not make them anti-communists. So you have a situation where it cannot be called Cold War. One, for the absence of ideological parameters or differences. Second, there is a huge trade that is going on everyday basis between China and USA. So that brings up along people who meet regularly and who are able to influence their respective seniors. तो Cold War तब होती है when you A, have minimal relations, and B, when you have serious differences of viewpoint. In this case, that does not exist. So it is going to be skirmishes, but skirmishes of the kind that we've already witnessed. राइट. बट सर, जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है, हु विल बी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया? क्योंकि एट वन हैंड जहाँ पे हमारे रशिया के साथ में मोर और लेस सोवियत यूनियन के टाइम से अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं. हमने पीस ट्रीटी भी उनके साथ साइन की थी 71-72 के टाइम पे. एंड एट द सेम टाइम यूएस के साथ में ओवर द ईयर्स हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं. बट देन अगेन एवरीवन नोज कि अमेरिका वो दो धारी तलवार है, वो कब पलट जाए किसी को नहीं पता. वो एक जगह जहाँ में इंडिया को एंगेज करता है, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी एंगेज करता रहता है. वो हु विल बी आर फ्रेंड्स? और यूएस और रशिया का इंडिया के साथ में क्या रोल रहेगा इफ़ द वॉर हैपन्स विद चाइना? देखिए, ये एक स्पेकुलेटिव रेजिम की हम बात कर रहे हैं, पर उसमें भी प्रैक्टिकल असेसमेंट तो आप कर सकते हैं कि एक वो स्केच सा बना लिया, तो उस स्केच में क्या क्या कैरेक्टर फिट इन हो सकते हैं. तो ताइवान की तो पिक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर ली. इंडिया चाइना के बारे में भी मैंने बताया कि कोई भी फौज अगर आए तो उसको उस हाइट पे एक्लेमेटाइज करना टाइम लगता है. प्लस यू नो जो लाइंस ऑफ सप्लाईज इतनी दूर से अरेंज करना, वो भी एक अलग इशू है. Because America would have to send its supplies either from America itself or for some base around or near India.
But for that to happen, either it has advance warning of Chinese attack plans. If it does not, then it would reach the base point, let's say Ladakh and this Leh in this case, only around 10 days to 2 weeks after the war has started. And then for its forces to sort of go on to higher altitudes will take another 4-5 days for them to be fighting fit and to get ready into the battle. By which time half the war might be over, because there's no scope for guerrilla war, क्योंकि ये तो लोग sparsely populated हैं, तो ये तो डायरेक्ट सोल्जर टू सोल्जर वॉर होगी ना, या ड्रोन्स उसमें आएंगे या जो भी आएंगे. तो इट इज़ नॉट एज इफ वी कैन अरेंज अ गुरिल्ला वॉर टू either interdict or stop the Chinese dragon. So I would say, despite best efforts, मतलब जितना मर्जी कोशिश कर लें इंडिया के दोस्त, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज हैं उस रास्ते में. पर रशिया ये भारत का उस वक्त दोस्त होगा या चाइना का दोस्त होगा? देखिए, समय बदलने में कोई टाइम नहीं लगता. अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि रशिया और चाइना के भी डिफरेंसेस हैं. क्या पता कल ये डिफरेंसेस और खुल जाएं. राइट. तो अभी ये कहना कि ये भारत का देश होगा या चाइना का देश होगा मुश्किल है. पर अभी ये हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं वो कितने सीरियस हैं. राइट. और वो कब एक झगड़े में तब्दील होंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये युद्ध इंडिया चाइना का अराउंड द कॉर्नर है या गेस्टिमेट है कि भाई 5 साल बाद 10 साल बाद होगा. तो हमको ये लेके चलना चाहिए कि 5 ईयर प्लान जैसे होती है ना, कि उस तरह प्लान करना चाहिए ताकि अगर हो जाए तो हम लोग तैयार रहें. बट चाहे इंडिया चाइना हो या इंडिया पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी एक वॉर हो, कितने जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स बाहर आ जाएंगे अगर वॉर होता है तो? क्योंकि एज वी सी कि मतलब पहला वॉर होगा जो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में होगा, जैसा आपने कहा. अब उसमें वॉर शुरू होता है तो आपके जो टैक्टिकल वेपन्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल वेपन्स होते हैं, आप उनसे लड़ते हो. बट देन कितना जल्दी वो अक्यूमुलेट हो जाएगा टूवर्ड्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन? देखिए, एक चैप्टर है पूरा फाइनल वेपन वॉर टाइम में, वो यही सिनारियोस डिस्कस करता है, यही दृश्य बताता है. पर एक चीज़ है, कोई भी लीडर कहीं भी हो, वो जब अपना उंगली न्यूक्लियर ट्रिगर पे दबाएगा तो वो 10 बार सोचेगा कि इसका मतलब क्या होगा, इसकी इम्प्लिकेशन क्या होगी. तो एक बल्कि IAEA जो ये न्यूक्लियर इश्यूज़ को डील करती है वियना में, इंटरनेशनल बॉडी जो है, उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक लगाई हुई है डिफरेंट पैरामीटर्स देख के कि दुनिया जो है डूम्सडे क्लॉक के टाइम के कितने करीब है. तो कभी वो 20 सेकंड दूर रहती है, कभी 10 सेकंड दूर रहती है, कभी 9 सेकंड दूर रहती है. तो अब लेटेस्ट का मुझको पता नहीं है, पर हम काफ़ी करीब हैं उस सिनारियो के कि कभी भी न्यूक्लियर ऑप्शन कैन बी ब्रॉट इनटू प्ले, बिकॉज क्योंकि स्टेक्स बहुत आए हैं. इंडिया चाइना के केस में दोनों एशियंट कंट्रीज़ हैं, दोनों ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं. तो लेट अस होप दैट द फिंगर डज नॉट मूव टुवर्ड्स दैट ट्रिगर. द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी हॉरिबल. बट इन इंडिया पाकिस्तान का केस जो होगा, आपने कहा कि एक कोई भी लीडर होगा वो 10 बार सोचेगा उस बटन को दबाने के पहले. पाकिस्तानी लीडर्स सोचेंगे? क्योंकि ये तो हमेशा सबको थ्रेट भी करते रहते हैं ना कि अगर एड मनी नहीं दिया तो वो न्यूक्लियर वेपन को अपना एक अम्ब्रेला जैसा, एक शील्ड जैसे यूज़ करते रहते हैं. तो विल दे थिंक?
देखिए अब कई लोग कहते हैं कि वो अक्ल का काम इस्तेमाल नहीं करते, बट लेट अस assume that when they consider taking such a decision, जो ये इस तरफ की सोच कर रहे हैं युद्ध की स्थिति में, तो वो वाइडर इम्प्लीकेशंस जो है यूज़ की वो सोचें. एग्जाम्पल आप ले लें, अस्यूम कर लें कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया अमृतसर पे, चंडीगढ़ पे या दिल्ली पे, तो हो सकता है उस दिन या नेक्स्ट डे जो विंड डायरेक्शन है अचानक बदल जाए और लाहौर की तरफ चली जाए. तो जो हार्म यहाँ होना है उतना ही हार्म लाहौर के वासियों पे होगा. करेक्ट. तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म भी है कि आपने दूसरे की तो हालत खस्ता कर दी, पर आपका क्या होगा. राइट. तो पाकिस्तान का जो भी उस टाइम पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा, उसको ये सोचना पड़ेगा कि ये तो नहीं हो रहा कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ पर साथ में अपना नाक काट रहा हूँ, क्योंकि वो तो डेंजरस होगा ना. राइट. तो लेट अस होप ही थिंक्स दैट वे और ही इज एबल टू कंट्रोल द विंड डायरेक्शन, तो फिर अलग बात है. पर either way it would be very unfortunate. Right. But sir, speaking purely from Indian perspective, अगर ये वॉर होता है बीट विथ चाइना या बीट विथ पाकिस्तान, अब जो हमने वो बैक बेंचर्स वाली बात की थी, तो जो भी ईरान है, रशिया है या नॉर्थ कोरिया है, ये सब तो एक अलग फैक्शन बन जाएगा. इंडिया के फैक्शन में कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, इजराइल, फ्रांस, यूएस तो डाइसी लगता है मुझे. कौन हमारा मतलब ट्रू फ्रेंड उस वक्त उभर के आएगा? जो आपने बात कही दैट इज़ ट्रू कि ट्रूप्स भेजने के लिए भी टाइम लगेगा. ऑल सेड एंड डन, दोस्त कौन होगा उस पॉइंट पे? क्योंकि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हथियारों की ज़रूरत होगी, हमें शायद पैसों की भी ज़रूरत पड़ सके. तो कौन वो देश होगा? देखिए ये जो सवाल है ना, डिप्लोमेट के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसका सीधा जवाब देना नहीं चाहिए. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुनिया में इंटरनेशनल अफेयर्स की स्थिति डायनामिक होती है. आज जो आपको लगता है दोस्त हैं, कल को उनके साथ मनमुटाव हो सकता है. Right. या जो जिनके साथ आज मनमुटाव है, हो सकता है कल वो आपके परम मित्र हो जाए और वो आपकी मदद के लिए आए. सो ऑन ए कॉन्टिन्यूइंग बेसिस एंड इन पब्लिक फोरम ये ठीक नहीं होगा इसका जवाब देना. राइट. बट सर आपने बुक में एक और चीज़ मेंशन की थी कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड डिविजन्स के, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई, उन्होंने कुछ 4 पैरामीटर्स बताए थे जिसमें पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना चाहिए. एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स है ये कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को और एक लार्ज टेरिटरी को कैप्चर कर लेता है. हाँ. दूसरा था कि इंडिया डिस्ट्रॉयज अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस और एसेट्स. तीसरा, इंडिया अगर स्ट्रैंगुलेट कर देता है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली. चौथा, इंडिया अगर डिस्टेबलाइज कर देता है पॉलिटिकली पाकिस्तान को. तो बचा गया, हम कुछ भी करें तो वहाँ से न्यूक्लियर अटैक आ जाएगा. तो वही है ना, बेसिक पर्पस इसके पीछे ये था कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले अगेंस्ट इंडियाज नो फर्स्ट यूज़ कॉन्सेप्ट. कि इंडिया ने तो दुनिया को बता दिया कि हम तो अच्छे लोग हैं, हम नो फर्स्ट यूज़ करेंगे. वो कह रहा है कि हम तो फर्स्ट यूज़ करेंगे पर इन स्थितियों में. अब जैसे आपने बताया कि ये तो इतनी वाइड रेंजिंग है कि कुछ भी अगर कहीं किसी ने किसी के ऊपर टमाटर फेंक दिया तो आप कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन को इंसल्ट कर दिया. तो इट्स ए क्लेवर वे ऑफ बाईपासिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड सेइंग दैट ये हमारी नेशनल पॉलिसी है. राइट. ओके. और एक जो चीज़ जिस तरह से आपने रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे समझाया था, कैन यू ऑल्सो एक्सप्लेन कि इजराइल और हमास का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों है एग्जैक्टली? पैलेस्टीन तो सबको पता है कि वो एक पीस ऑफ लैंड है, बट व्हाट आर द इंट्रिकेसीज एंड न्यूआंसेस क्या है इसके? देखिए, शुरू हुआ प्रथम युद्ध के बाद
और ज्यूज़ जो हैं यूरोप में हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में रहे हैं फाइनेंशियली, अमेरिका में भी। तो ये कहते थे कि भाई हमको एक अपना होमलैंड चाहिए, और होमलैंड ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम हिस्टोरिकली एसोसिएटेड हैं। तो वो जो प्रेजेंट डे इज़राइल है वही था। तो वेस्टर्न leadership was also in a way obligated because of the financial contributions they had made, and secondly because of the genocide they had suffered. Palestinians ये कहते हैं भाई हम भी तो यहाँ के थे, फिलिस्तीन जो है वो तो हमारा ही देश था, तो हमको क्यों किया? आप कहीं अमेरिका में दे देते, राइट? इतनी बड़ी जगह है, रशिया में दे देते, सोवियत यूनियन उस टाइम पे था, तो हमारे पीछे क्यों पड़ गया? हमारे तो वैसे ही छोटा सा टुकड़ा है। सो उसके बाद फिर ये डिफरेंसेस केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग, और रिपीटेड वॉर्स भी हुई, इन बिटवीन वॉर्स मारपीट भी होती रही। तो इसका इजी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज इससे वॉर ऑफ माइंड्स इज नॉट ड्रिवन जस्ट बाय फिजिकल फोर्स, पर ये दिमाग के अंदर कीड़ा घुसा हुआ है। तो एक कहता है कि ये हमारी है हिस्ट्री जिसके ऊपर हम बैठे हैं, दूसरा कहता नहीं हमारी है। तो ये मुश्किल सा सवाल है, और जो 7 अक्टूबर को हुआ उसने तो सारी दुनिया की कॉन्शियंस को हिला दिया था। तो इजराइल ने रिटेलिएट किया, तो उसमें एक्सेसेस तो हुई हैं। करेक्ट। बट सर आपको नहीं लगता कि दुनिया में आज जितने भी वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, इसमें आधे से ज़्यादा रोल तो ब्रिटिश का है? क्योंकि मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप देख लीजिए, इंडिया वर्सेस चाइना देख लीजिए, बॉर्डर्स कभी कहीं पे अच्छे से प्लान नहीं किए। अफ्रीका चले जाइए, सीधी सीधी लाइनें खींच दी है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्राइबल वॉर शुरू है उनके। इज़राइल पैलेस्टीन वाला इशू है, वहाँ पे भी उनका रोल है प्ले करने के लिए। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, शुडंट द वर्ल्ड ब्लेम ब्रिटिश कि भाई क्या करके गए हो तुम ये? अब बात यह है, वो दुनिया की जो मेमोरी है ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं है कि ठीक है वो जो हो गया। मतलब ओकेजनली, जैसे मेरी किताब में लिखा है कि ये ब्रिटिश फ्रेंच शरारत थी, वो पढ़ के लोग दोहराते हैं कि हाँ ये हो गया, पर अदरवाइज दुनिया टेंड्स टू मूव ऑन बिकॉज देयर सो मेनी ट्रबल स्पॉट्स एंड देयर आर इतनी ट्रबल्स हैं दुनिया में कि वो फ्रेश ट्रबल जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, वो पुरानी जो ट्रबल है वो स्टेल न्यूज़ हो जाती है। तो वही हो रहा है इधर कि लोग थक चुके हैं, और उनको ये भी लगता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहती। राइट। और अरब वर्ल्ड में तो सस्पिशन है ही पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट। तो इट्स अ टफ सिचुएशन। सर मैं इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट के लिए, विच इज़, और ये हमने इंग्लिश में भी इसके बारे में बात की थी, बट आई थिंक हिंदी में इसके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते गए, और फिर उसमें कई सारे देश और ऐड हो गए। आर वी इन वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी? क्योंकि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स तो अब भी शुरू है दुनिया में हर जगह। देखिए, इसलिए नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 में क्योंकि मेरे को ये लगता है कि रशिया यूक्रेन का मामला शायद सुलझ जाए अगले 6 महीनों में या 8 महीनों में। और दूसरा जो इज़राइल हमास लेबनान वाला मामला जो है, उसके भी चांसेस हैं कि हमास एग्जॉस्ट हो गया है, अब कितना मार सफ़र कर सकते हैं। पर सर अगर ईरान न्यूक्लियर हो गया तो ईरान न्यूक्लियर हो गया दैट चेंजेस द एंटायर पिक्चर। राइट। अभी तक नहीं है और ओपनली नहीं है, बट अगर न्यूक्लियर हो गया तो द टेम्पटेशन टू यूज़ द न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट इजराइल वुड बी ग्रेट। कोशिश तो उनकी पूरी है न्यूक्लियर होने के लिए। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं है,
और डिक्लेयर्ड नहीं है, पर अगर हो गया देन इट विल बी वेरी सीरियस। ओके, सो अभी इस वक्त करंटली हम वर्ल्ड वॉर 3 में नहीं है, बट एक कोई मेजर इंसिडेंट जिस तरह से मतलब कहा जाता है कि द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन अ पाउडर केक, तो कहीं पे आग लगती है और हो सकता है एशिया से ही वो शुरू हो, तो वहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 विल बी मतलब शुरू हो जाएगा। नहीं, चांसेस आर, क्योंकि एशिया में इतनी ज़्यादा और इतनी कॉन्टिन्यूस लड़ाइयाँ हो रही हैं और होती रही हैं कि चांसेस आर कि यहाँ फिर कुछ ऐसा हो जाए कि चिंगारी सुलग के राख बनने की जगह आग बन जाए। राइट। पर ये भी एज्यूम करता है कि जो एशियन लीडर्स हैं वो सारे जो हैं युद्ध करने के लिए बैठे हुए हैं, वो नहीं हैं, वो वाइज लीडर्स हैं। तो होप यही है कि एशियन लीडर्स themselves, they will think twice before beginning a war which could lead to very undesirable destinations. Right. Okay. Thank you so much sir इस कॉन्वर्जेशन के लिए। आई थिंक अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता है तो शायद लोगों को इस पॉडकास्ट से खुद समझ में आ जाए जियोपॉलिटिकली। बट सर थैंक यू सो मच, आपकी किताबों ने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प की है लाइफ में, एंड आई होप जो कॉन्वर्जेशन हमने किया है, जो किताबें आपने लिखी है, वो और लोगों जो इस पूरे कॉन्वर्जेशन को सुनते हैं उन्हें भी हेल्प करे, एंड स्पेशली उन लोगों की हेल्प करे जो पावर मेकिंग पोजीशंस पे बैठे हैं, बिकॉज आई ट्रूली फील कि आपके बुक्स में ऐसे इंसाइट्स हैं जो उन्हें ट्रूली हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर राइटिंग दिस बुक्स एंड गिविंग अस योर टाइम। धन्यवाद, इट्स अ प्लेजर। और वॉर टाइम लिखने का मेरा एक जो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि ये ना हो। मैंने लिखा ज़रूर है कि वॉर हो सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, पर ये सब सीरियसनेस बताने के पीछे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी मोटिवेशन यही थी कि भाई सोचो समझो बिफोर प्रेसिंग एनी ट्रिगर। राइट। सो आई होप सो ये एक ऐसी किताब होगी जिसमें जो आपने प्रेडिक्शंस दिए अगर वो सच नहीं होते तो आप ज़्यादा खुश होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।